विश्व की सबसे महत्वपूर्ण इतिहास की तारीखों में से एक 8 जुलाई 1497। जी हाँ साथियों, यह वही तारीख है जब पुर्तगाल शहर के लिस्बन के समुद्री तट से एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, बल्कि 4 बड़े समुद्री जहाज निकले और उन चारों जहाजों का नेतृत्व करता है वास्को डी गामा। जी हाँ, मेरी तरह आप भी जब इस नाम को सुनते होंगे तो हमारे मन में सबसे पहला ख्याल आता होगा कि यह वही व्यक्ति है जिसने भारत की खोज की। अक्सर मुझे नहीं बल्कि आप सभी को और हिंदुस्तान के हर स्कूल के अंदर यही शिक्षा दी गई है कि भारत की खोज वास्को डी गामा ने की। वास्को डी गामा जो कि एक पुर्तगाली नाविक था और यूरोपियन कंट्रीज को रिप्रेजेंट करता हुआ भारत पहुंचा। यूरोप जो कि अपने आप में एक बहुत मजबूत रीजन हुआ करता था, वहां की सबसे डेवलप्ड और सबसे एस्टेब्लिश्ड कंट्रीज, इनको क्या जरूरत पड़ी भारत पहुंचने, क्या जरूरत पड़ी भारत का समुद्री रास्ता खोजने, क्यों यह घटना हुई, क्या ऐसे कारण थे, कौन इसके पीछे था, आज हम उसी के बारे में चर्चा करेंगे। सबसे बड़ा सवाल साथियों ये खड़ा होता है कि हमारी पुस्तकों में हमें पढ़ाया गया है कि भारत की खोज वास्को डी गामा ने की। क्या सचमुच भारत की खोज वास्को डी गामा ने करी? भारत जो अपने आप में एक रहस्य से भरा हुआ है, करोड़ों वर्ष पुरानी संस्कृति, हर तरह के ग्रंथ, हर तरह के सबूत मौजूद है, बड़ी बड़ी ताकतें भारत के इतिहास को नहीं समझते, उसके बावजूद भी हमें क्यों पढ़ाया जाता है कि भारत की खोज वास्को डी गामा ने की? क्या कारण है इस चीज के पीछे? और आज हम इसी के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं साथियों। इस कहानी को विस्तार से समझने के लिए हमको कुछ वर्ष पहले 1453 में जाना पड़ेगा। 1453 जो मॉडर्न हिस्ट्री का एक बहुत ही मेमोरेबल ईयर हुआ करता था। पूरे विश्व के अंदर एक पावर गेम चल रही थी, हर कोई दूसरे देशों पे अपना कब्जा करके अधिकार जमा रहा था। इसी बीच एक घटना घटती है जिसमें कॉन्स्टेंटिनोपल के ऊपर ऑटोमन्स ने कब्जा किया। कॉन्स्टेंटिनोपल जो कि आज का इस्तांबुल कहा जाता है, उस समय यूरोपियन मार्केट के लिए कहीं ना कहीं बहुत बड़ा मसालों का एक्सपोर्टर हुआ करता था और पूरे यूरोप के अंदर जो मसालों की सप्लाई होती थी वो अरब कंट्रीज द्वारा ही की जाती थी। ऑटोमन्स के इस कब्जे के बाद में यूरोपियन मार्केट पे बहुत बड़ा असर पड़ा और मसालों की मार्केट जो कि कहीं ना कहीं यूरोपियन कंट्रीज के अंदर अरब द्वारा ऑपरेट होती थी, बिल्कुल से ठप पड़ी। यही एक कारण था कि यूरोपियंस को भारत के मसालों की आवश्यकता पड़ी। दोस्तों, मेरी तरह आपको भी मालूम होगा कि विश्व में अगर सबसे ज्यादा मसालों का उत्पादन कहीं होता है तो वो हिंदुस्तान में, भारत में होता है। और भारत ही है जो शुरू से ही मसालों का सबसे बड़ा एक्सपोर्टर रहा है पूरे विश्व में। और यही एक कारण था कि यूरोपियंस को भारत की तरफ कूच करना पड़ा। तो क्या वास्को डी गामा वो पहले व्यक्ति थे जो यूरोप द्वारा भारत भेजे गए, या उसके पहले और भी कोशिशें की गई? वास्को डी गामा से पहले 2 और लोगों को भेजा गया भारत की खोज के लिए। पहला बार्टोलोम्यू डियास और दूसरा कोलंबस। बार्टोलोम्यू डियास जो कि भारत की खोज करने सबसे पहले निकले और पुर्तगाल के ही नाविक। बार्टोलोम्यू डियास जो कि अफ्रीका पहुंचे और अफ्रीका तक पहुंचते ही उनको कहीं ना कहीं रियलाइजेशन हुआ कि मैं इससे आगे नहीं जा पाऊंगा। उन्होंने अपने सफर को अफ्रीका में ही खत्म किया और वहां पे द केप ऑफ गुड होप्स की खोज करी 12 मार्च 1488 में। बार्टोलोम्यू डियास की इस नाकाम कोशिश के बाद कोलंबस निकलते हैं अपने सफर और सन 1492 में अमेरिका जा पहुंचते हैं। पूरे विश्व में ये बताया जाता है कि यही हिंदुस्तान है, यही भारत है। इस बात में कितनी सच्चाई थी साथियों? कई वर्षों तक अमेरिका को ही भारत माना, लेकिन जब इसके प्रमाण मिले कि वह भारत की खोज में किसी और देश जा पहुंचे, जब यूरोपियंस को ये प्रमाण मिले कि उनकी ये कोशिश भी नाकाम हुई, तब उन्होंने तीसरी योजना बनाई जिसका नेतृत्व उन्होंने दिया पुर्तगाल के एक बहुत ही कुशल नाविक वास्को डी गामा। जी हाँ, 8 जुलाई 1497 इतिहास की वह तारीख जब पुर्तगाल के लिस्बन के एक समुद्री तट पर 4 बड़े समुद्री जहाज और 170 साथियों के साथ वास्को डी गामा निकला। दिमाग में सिर्फ एक लक्ष्य था, भारत पहुंचने का समुद्री रास्ता। भारत की खोज करते हुए अफ्रीका की केप ऑफ गुड होप्स को पार करने के बाद वास्को डी गामा जा पहुंचता है जंजीबार आइलैंड। जंजीबार आइलैंड पहुंचने पर वह देखता है कि उसके समुद्री जहाज से 3 गुना बड़ा एक और समुद्री जहाज वहां उसको दिखता है। उस जहाज को देखने के बाद में साथियों जो सबसे पहला सवाल वास्को डी गामा के मन में आता है, किसका जहाज है ये? कौन है इस जहाज में? क्या कारण है जो जहाज आज यहाँ है? ये सब सवाल उसे कहीं ना कहीं उस व्यक्ति की तरफ खींच के ले जाते हैं जो उस जहाज का मालिक था। और उस जहाज का जो मालिक था उससे पूछता है कि आप कौन हैं, कहाँ से आए हैं, यहाँ क्या कर रहे हैं? उस ट्रांसलेटर की मदद से उसको पता चलता है कि यह जहाज एक गुजराती व्यापारी चंदन का है जो कि गुजरात से पाइन वुड, टीक वुड और मसाले लाता था और बदले में अफ्रीका से हीरे ले जाया करता था। इस बात को सुनते ही वास्को डी गामा के खेमे में जैसे मानो खुशी की लहर दौड़ गई। उनको अपना सपना साकार होता हुआ दिख रहा था और उसी वक्त वह चंदन से आग्रह करते हैं कि कृपया आप हमको भारत जाने का मार्ग बताएं। ये कहानी साथियों मैं नहीं कहता हूं, बल्कि वास्को डी गामा ने अपनी खुद पर्सनल डायरी में इसको लिखा था
कि भारत पहुंचने में जो सबसे बड़ी मदद उसको की थी वो की थी गुजराती व्यापारी चंदन। भारत ले जाने के आग्रह पर चंदन उनको जवाब देता है कि मैं कल सुबह इसी जगह से भारत के लिए वापस निकलूंगा, अगर आप भारत जाना चाहते हैं तो आप मेरे साथ आ सकते हैं। और फिर अगली सुबह जंजीबार आइलैंड के उस समुद्री तट से चंदन के जहाज के पीछे 4 और जहाज, जी हाँ पुर्तगाली जहाज, निकलते हैं भारत की तरफ। और चंदन के बताए मार्ग के अनुसार वह पहुंचते हैं भारत के कालीकट, जी हाँ जो आज की तारीख में कोझिकोड के नाम से जाना जाता है। कालीकट पहुंचने पर वास्को डी गामा को एहसास होता है कि हम अपनी मंजिल पर पहुंच चुके हैं, और वहीं पहुंचने के बाद में उसकी मुलाकात होती है कलीकट के राजा जम्बोरिन से। जम्बोरिन जो कि कलीकट का राजा हुआ करता था और वास्को डी गामा का पूरा लाव लश्कर देख के कहीं ना कहीं दंग था। बावजूद इसके जम्बोरिन और उनके पूरे साम्राज्य ने वास्को डी गामा और उसके सभी साथियों का स्वागत किया। भारतीय संस्कृति में मेहमान को भगवान माना जाता है और इसी बात का परिचय देते हुए जम्बोरिन ने वास्को डी गामा को भारत की धरती पर प्रणाम किया। इस आदर सत्कार के बाद में जम्बोरिन ने वास्को डी गामा के भारत आने की कहानी के पीछे का राज जानना चाहा। जवाब में वास्को डी गामा ने बताया कि वह यूरोपियन कंट्रीज के साथ भारत के व्यापार को मजबूत करना चाहते हैं और यही एक कारण है कि उन्हें समुद्री रास्ते को खोजने की आवश्यकता पड़ी। जहां एक तरफ भव्य स्वागत जम्बोरिन द्वारा किया गया, वहीं दूसरी तरफ थोड़ी सी नाखुशी भी दिखी, क्योंकि उपहार जो वास्को डी गामा द्वारा पुर्तगाल से भारत लाए गए थे वह बहुत छोटे थे, जैसे कि कपड़ा, टोपी, चीनी, तेल आदि। और राजा जम्बोरिन के मन में सबसे पहला ख्याल यह आया कि यह सोना और चांदी क्यों नहीं है, क्योंकि भारत उस समय में अफ्रीकन कंट्रीज के साथ में हीरे का व्यापार करता था, सोने और चांदी का व्यापार करता था। तो यह एक सवाल जम्बोरिन के मन में आया कि पुर्तगालियों द्वारा सोना और चांदी क्यों नहीं भेजा गया है। यह एक पहला कारण था जो कहीं ना कहीं इनके व्यापार की सहमति के बीच में आया। वहीं दूसरी तरफ मुस्लिम व्यापारी जो कि मसालों के बड़े एक्सपोर्टर हुआ करते थे पुर्तगालियों के भारत आने से पहले, वह नाराज दिखे, क्योंकि पुर्तगालियों के भारत पहुंचने से पहले मसालों का जो एक्सपोर्ट यूरोपियन मार्केट में हुआ करता था वो अरब कंट्रीज के रास्तों द्वारा यही मुस्लिम व्यापारी करते थे। यह दो बहुत बड़े कारण रहे कि वास्को डी गामा और जम्बोरिन के बीच में एक व्यवसाय असहमति बनी। इसके बाद में अपने इस 3 महीने के सफर में वास्को डी गामा कलीकट के आसपास के क्षेत्रों में घूमा और हर जगह से उसने मसालों को इकट्ठा किया और वापस पुर्तगाल के लिए वह अगस्त 1498 को निकला और 10 जुलाई 1499 को वह वापस लिस्बन पहुंचा। वापस लिस्बन की इस यात्रा के दौरान 4 में से मात्र 2 जहाज बचे और 170 नाविक जो साथ में थे उनमें से मात्र 55 ही लिस्बन पहुंच पाए। वहां पहुंचने के बाद में पुर्तगाली और यूरोपियन कंट्रीज द्वारा बहुत भव्य स्वागत किया गया। उसी समय वास्को डी गामा को डोम की उपाधि दी गई और उसी समुद्री तट पर आज भी उनका पुतला बनाया गया है। यूरोपियन कंट्रीज द्वारा इस उपलब्धि को इतिहास के पन्नों में अमर कर दिया गया हमेशा के लिए। उसके बाद में जो मसाला भारत से लाया गया था उसको यूरोपियन मार्केट में बेचा गया। आप यकीन मानेंगे साथियों, जितना खर्च पुर्तगाल से निकल करके भारत पहुंचने में और वापस आने में वास्को डी गामा को लगा, उससे 60 गुना ज्यादा मुनाफा सिर्फ उन मसालों को बेच के कमाया गया। जी हाँ, 60 गुना मुनाफा सिर्फ मसालों से कमाया गया। यही एक कारण था कि पूरे विश्व ने भारत को निशाने पे ले लिया था। इसके बाद में पूरे विश्व के लिए भारत का समुद्री रास्ता खोल दिया गया था। यहीं से शुरू हुआ लूट का सिलसिला। पुर्तगाल समेत कई यूरोपियन कंट्रीज ने यह मन बना लिया था कि वह भी भारत की तरफ कूच करेंगे। भारत जो कि अपने आप में बहुत ही समृद्ध था, एग्रीकल्चरल कंडीशन हो, चाहे भारत का वेल्थनेस हो, चाहे भारत की इकोनॉमी हो, भारत सोने की चिड़िया कहा जाता था उस समय। अपनी इस पहली यात्रा के बाद में वास्को डी गामा ने भारत के 2 और चक्कर लगाए थे और देखते ही देखते कब भारत एक व्यापारी देश होने की बजाय एक लूट का देश बन चुका था। भारत को लूटने की कोशिश पुर्तगाल ने शुरू करी। वास्को डी गामा अपनी इस यात्रा के अलावा भारत 2 बार और गया था। यह सिर्फ व्यापार नहीं था दोस्तों, यह एक लूट की साजिश थी। जी हाँ, मैं समझता हूं कि यह लूट की साजिश थी। सिर्फ पुर्तगाल ही नहीं, विश्व के बाकी देश भी भारत को सोने की चिड़िया मान उस पर कब्जा जमाना चाहते थे। और यही हुआ साथियों, 1505 में पुर्तगालियों ने गोवा पे कब्जा किया। देखते ही देखते पुर्तगाल समेत ब्रिटिश भी भारत पहुंचा और भारत पर अपना कब्जा जमा दिया। तो फिर क्यों हमें बचपन में यह पढ़ाया जाता है कि भारत की खोज वास्को डी गामा ने करी? क्यों हमें उसे एक हीरो के तौर पर दिखाया जाता है, जबकि इतिहास बिल्कुल उल्टा है? क्या कारण है साथियों कि भारत जो कि करोड़ों वर्ष पुरानी संस्कृति है, इसका इतिहास किसी भी किताब में नहीं है? हम क्यों इतिहास को यूरोपियंस की नजरों से पढ़ते हैं? क्यों हमारे एजुकेशन सिस्टम को इतना भ्रष्ट कर दिया गया कि एक चोर जो कि लूट करने भारत की तरफ बढ़ा था उसको हीरो बना के दिखाया गया? ये सवाल है साथियों, इस सिस्टम पे मैं सवाल उठाता हूं साथियों।